नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और 10 रिपोर्ट लेकर आपके पास हाजिर हूं। सबसे पहले फटाफट अंदाज में आपको बता देते हैं कौन सी 10 बड़ी खबर जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली में लापरवाही की उस आग की करेंगे जिसने की 7 मासूमों की जान ले ली है। इसके बाद आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आखिरी चरण में जितने भी दिग्गज हैं राजनीति के, उन्होंने अपना दमखम झोंक दिया क्योंकि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे सियासत के बयानबाजियों में अब टेम्पू भी आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टेम्पू का जिक्र किया था और अब टेम्पू पर सियासत तेज हो गई है। फिर आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से कैसे ईवीएम पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि ट्रेनिंग वो जरूर दे रहे हैं अपने एजेंट्स को। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में जो आए हुए नेता हैं कांग्रेस से, अब वो कहाँ एडजस्ट होंगे, इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। फिर इसके बाद बताएंगे कि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, हाईकोर्ट क्यों गए हैं, एफआईआर के खिलाफ गए हैं, किसने किया एफआईआर, सब आपको बताएंगे हम। इसके बाद 7वीं और सबसे अहम खबर होगी छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मुठभेड़ होती है अगर नक्सलियों के साथ तो उस पर सियासत क्यों तेज हो जाती है, कार्टून वॉर चल रहा है अब। इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। 8वीं खबर नरसिंह घोटाले से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान जो है व्यापम के बाद नरसिंह घोटाले से जोड़कर देखी जाने लगी है। क्या सच है क्या झूठ है सब बताएंगे आपको। और खबर जो कार हादसा हुआ था पुणे में, उसकी क्या सच्चाई है, कितने परत जो उसमें लगातार खुलते जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी खबर आपसे जुड़ी हुई आपको देखना चाहिए कि स्टेशनों पर जो आप जो खाना लेते हैं, पानी पीते हैं, वो कितने साफ रहते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। रिपोर्ट बनाई है। अब सियासत की खबरों से रूबरू कराते हैं। आपने खटाखट, लपालप, फटाफट, ये जो तमाम राजनीतिक जुमले हैं इनके बारे में तो सुना है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार गए तो मुजरे पर भी सियासत थिरकने लगी। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ बिहार पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार में हैं। और मोहन यादव ने बिहार में टेम्पू पर जो है सियासत को दौड़ा दिया है। तो टेम्पू वाला खेल क्या है, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार है नतीजों का। 543 सीटों पर और लगभग 2 महीनों से चल रहा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन इन सबसे पहले नेताओं की बयानबाजी और दावों ने चुनाव में नया मसाला जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पटना में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक का कुनबा पाटलिपुत्र के पालीगंज में अपनी साख बचाने में लगा हुआ था। सबसे पहले आपको इंडिया गठबंधन का जिम्मा थामे हुए राहुल गांधी का बयान सुनवा देते हैं। अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे ये क्या कहां से आया? इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। फटाफट फटाफट फटाफट। राहुल गांधी अपने बयानों में बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि वो देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देंगे। अब जब राहुल गांधी मैदान में हो तो उनके राजनीतिक विरोधी बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आना तो लाजमी था। राहुल के इस बयान पर एमपी के सीएम ने पलटवार किया और उनके इस बयान के साथ ही लोकसभा चुनावों के सफर में टेम्पू की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, उनकी बात कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। जिसकी अपनी सरकार को 2014 में उनने गंवा दिया है। दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गए तो सरकार गई 115 2014 के चुनाव में बचे। 2019 में कुल 52 रह गए एक बस की सवारी की तरह। और अब ये यही हाल रहे तो एक टेम्पो की सवारी रहेगी उनके पास सांसदों की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टेम्पो की एंट्री अब लोकसभा चुनावों को कौन से सफर पर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 7वां चरण का चुनाव जो है वो बाकी है। 1 जून को चुनाव होने हैं और 4 जून को आएंगे नतीजे। लेकिन नतीजों से पहले ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं द्वारा ईवीएम पर जो है सवाल उठाना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है निर्वाचन आयोग को कि थोड़ा संज्ञान लीजिए, ईवीएम के रखरखाव को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर गाहे बगाए अगर हम लोग हार गए, सारा ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले कह दिया है। तो ईवीएम के आसपास अब जो ये सियासत तेज हो रही है और ईवीएम पर जो ये सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर हमने रिपोर्ट बनाई है, बहुत ध्यान से देखिए।
देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद अब हर किसी को इंतजार है तो 4 जून का, जब प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन अब भी कांग्रेस की ईवीएम को लेकर जो शंका है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही थी और अब जब मतगणना में कुछ ही समय बचा है तब भी कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर कर रही है। और इस बार ये मोर्चा संभाला है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए PIL दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की इस आशंका पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी पहल की और PCC चीफ दीपक बैज के बयान को हार का बहाना बताया है और कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। विपक्षी दल देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती आई है। पार्टी ने हमेशा से ही ईवीएम को बीजेपी के लिए जीत की मशीन बताया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस का ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र की रक्षा की चिंता है या फिर हार का डर, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का जो चिंता है, उनकी जो परेशानी है ईवीएम को लेकर, वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं राजनीति का भार कैसा होता है। राहुल गांधी दरअसल खुसरूपुर, पालीगंज और जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बिहार पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी बीच पाटलिपुत्र के पालीगंज में राहुल गांधी का मंच टूटने वाला था, अब मंच धंस गया, जिसके बाद मीसा भारती ने राहुल गांधी को संभाला। हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि सियासत का भार जो है वो सिर्फ बयानों में नहीं छलकता, कई बार मंच पर भी ये दिख जाता है। राहुल गांधी पाटलिपुत्र पहुंचे हुए थे, पटना गए हुए थे, वहां पर उसके बाद खुसरूपुर गए, वो जगदीशपुर गए, अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना रहे हैं हम, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये राजनीति का भार देख लीजिए। मंच तो सह नहीं पाया, बाकी अगर जनता सह ले तो बहुत अच्छी बात। लोकसभा चुनाव का रण अब अपने आखिरी अध्याय पर है और इस आखिरी अध्याय के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं। बिहार में पीएम मोदी ने बीते दिनों मुजरे की ताल पर विपक्ष को नचाया था, तो राहुल गांधी भला बिहार कैसे ना पहुंचते। वो अलग बात है कि पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी की ये महज दूसरी बिहार यात्रा है। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी जब बिहार के खुसरूपुर, पालीगंज और जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम का जिक्र किया और कहा कि ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर का निर्माण कराने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले
और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजियां उफान पर हैं। वोट की चोट देकर जनता साइलेंट मोड में है और राजनेताओं की सांसें चढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार में जिस तरीके से मंच ने राजनीति के भार को नहीं सहा, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस के लोड को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें बहुत से पूर्व सांसद थे, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और आम कार्यकर्ता भी। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म होने को है तो उनको अपनी भविष्य की चिंता सता रही है और बीजेपी भी इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर दें। इतने थोक के भाव में आए हैं, इतने प्यार से आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर आए हैं, वापस तो नहीं न जाने देंगे। तो कहां जाएंगे वो, कहां बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी, सब कुछ रिपोर्ट ने बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले न्यू जॉइनिंग टोली ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था। अब चुनाव के बाद भाजपा में दल बदलुओं का भविष्य तय होगा। नतीजे के बाद निगम मंडल में एडजस्टमेंट और संगठन में उनकी भूमिका तय की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बीजेपी में जगह देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को ही भाजपा ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक तक बना दिया गया। हालांकि उनके समर्थकों को कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी। इंदौर से संजय शुक्ला समेत तमाम बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में ही बीजेपी की तरफ से कोई कामकाज नहीं दिया गया। ऐसे ही कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी भी अछूते जैसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो सभी परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और देश को विकसित बनाने की अवधारणा के साथ शामिल हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देगी और पार्टी में एक नीति रही है कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त नेता कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी के लिए कार्य और सम्मान है। देखिए, ये मैं आंकड़ेबाजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद भाजपा के नेता कह चुके हैं कि कोई सूखा कचरा है, कोई गीला कचरा है, कोई मेडिकल वेस्ट है। तो चुनाव के बाद जो है वेस्ट को खाद बनाकर रखा जाएगा और ये खाद कांग्रेस के ही काम आएगी, भाजपा के कोई काम नहीं आएगी। भाजपा का कहना है कि चुनाव के नतीजे के बाद संगठन में नेताओं को जगह दी जाएगी। उनके कामकाज के आधार पर बीजेपी सभी को प्राथमिकता देगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस से गए बीजेपी में नेता खाद की तरह हैं, बाद में वही खाद कांग्रेस के काम आएगी। चुनाव नतीजे के बाद ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में मौजूद कार्यकर्ता कितने ताकतवर साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं की आखिर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर फैसला होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस से आए हुए नेता हावी न पड़ जाएं। ऐसे में बीजेपी को जरूर आपसी तालमेल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना बीजेपी में, क्योंकि पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कांग्रेस छोड़कर जो गए हैं वापस आएंगे तो कांग्रेस में जगह बाकी तो है नहीं। लेकिन जीतू पटवारी भी थोड़े मुश्किल में हैं, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने इमरती देवी, जो कि भाजपा की नेत्री, उनके खिलाफ एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इमरती देवी पहुंच गई एफआईआर करने के लिए, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन डर तो सबको लगता है, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो फिर तो जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ही हैं। पहुंच गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट, विशेष याचिका दायर की है कि मैंने जो कहा है उसमें मानहानि नहीं हुई है, जरा इस पर चिंतन कीजिए, एफआईआर वापस लेने के लिए कह दीजिए। कोर्ट ने भी इमरती देवी और प्रशासन को जो है नोटिस दिया है कि क्यों एफआईआर वापस ना लिया जाए, इस पर कारण बताइए। पूरी खबर जो इस रिपोर्ट में है, देखिए। मध्य प्रदेश में राजनीति के रस से शुरू हुआ बयानबाजी का मसला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में किसी भी महिला के अपमान से जुड़ी धारा 509 और SC/ST एक्ट के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। लेकिन जरा आप सुन लीजिए कि आखिर पटवारी का वो बयान क्या था
जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नए रस को घोल दिया था। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। अब जीतू पटवारी इस एफआईआर की खिलाफत में उतर आए हैं और उन्होंने अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इमरती देवी की इस एफआईआर के खिलाफ जीतू पटवारी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को सिर्फ राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। उनके बयान से इमरती देवी को किसी तरह की मानहानि नहीं हुई है। पटवारी के वकील जयेश गुरनानी ने भी इस मामले में दलील दी है और जीतू पटवारी का बचाव किया है। हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की है। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर पटवारी की मुश्किलें ज्यों की त्यों बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अब छत्तीसगढ़ भी चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस है वो नक्सलियों पर जो हमले होते हैं, जो मुठभेड़ होते हैं, उस पर लगातार सवाल खड़े करती रहती है। लेकिन झीरम कांड की बात जब आएगी तो बरसी तो मनाएंगे, लेकिन जब यही सुरक्षा बल, यही छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों पर नकेल कसेगी तो कांग्रेस सवाल खड़ा करने लगती है। भाजपा ने इस पर कई बार उत्तर दिया है, लेकिन देते देते थक गए हैं तो अब कार्टून से वार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये क्या सियासत है नक्सलवाद के साथ और नक्सलवाद के इर्द गिर्द, इस रिपोर्ट में है, देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर लगातार सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। प्रदेश में जहां बीजेपी नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने आज एक पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेस ही अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करते हुए नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। वहीं बीजेपी द्वारा जारी पोस्टर को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है। 5 साल में कांग्रेस ने नक्सल को पाला पोसा। जब कार्रवाई हो रही है, इस दौरान ऐसा भ्रम फैला रही है। 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए में जाती जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार बीजेपी मंचों से बयान दे रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी टाइमलाइन जारी कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। वहीं बीजापुर जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया में पोस्टर भी जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को केवल अपनी दुकान चलाना आता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। डिवाइड एंड रूल का काम बीजेपी करती है। उसी नीति पर आज बीजेपी चल रही है और देश को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देश के राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलाने आता है। मुझे ये बता दें, इस तरह की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इनका देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा है क्या? हमारी पार्टी ने देश को आज़ाद कराने का काम किया, देश का नवनिर्माण का काम किया है। अब ये तो धोखे से सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जब जनता समझ जाती है तो इनको उखाड़ फेंकती है। नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में हमेशा सियासत होती आई है। सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा नक्सलवाद के खात्मे का दम जरूर भरती है, लेकिन नक्सलवाद पर अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए।
इस बार सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दावों के बाद जहां जवान नक्सल इलाकों में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मतलब गजब है। अगर नक्सली पुनर्वास नीति पर बीजेपी काम करेगी तो नक्सलियों के साथ खड़ी है भाजपा, और अगर नक्सलियों पर नकेल कसा जाएगा, एनकाउंटर होगा, तो फर्जी एनकाउंटर है। दीपक बैद साहब, अगर कार्टून से भी नहीं समझ रहे हैं तो कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता। खबरों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं आपको पुणे, क्योंकि पुणे में पोर्श कार से जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, क्योंकि एक नाबालिग ने 2 लोगों पर अपनी तेज रफ्तार चला दी थी और उनको कुचल दिया था। पहले इस मामले में ड्राइवर सामने आया, उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, फिर पता चला उसके दादा भी इसमें संलिप्त थे। तो और अब 2 डॉक्टर्स जो इसमें सामने आए हैं, पता चल रहा है कि इन दोनों डॉक्टरों ने उनके ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने धर दबोचा है। क्या कुछ हुआ है अब तक, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। एक महंगी पोर्शे कार, नशे में धुत एक लड़का, 200 किलोमीटर की स्पीड और 2 मासूम लोगों की मौत। यह कहानी है पुणे के एक रईस जादे की, जिसने अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्था नाम के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद कत्ल और जुर्म की इस वारदात में बहुत से नए चैप्टर जुड़ते गए, लेकिन एक बार फिर से इस मामले में एक और हैरान कर देने वाला अपडेट सामने आया है। इस बार गाज गिरी है ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पे, जिन्होंने आरोपी नाबालिग लड़के के ब्लड सैंपल को बदल दिया था। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि आखिर ये 2 नए आरोपी कौन हैं, जिन्होंने आरोपी को बचाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा। दरअसल ये दोनों आरोपी ससून अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टर्स हैं। पहले का नाम है फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर अजय तावड़े, तो वहीं दूसरी डॉक्टर ससून अस्पताल में सीनियर पद पर हैं, नाम है श्रीहरि हरलोर। अब जरा एक बार इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। दरअसल इन दोनों डॉक्टर्स ने नाबालिग आरोपी का ब्लड टेस्ट किया, जिसके बाद ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ की गई और ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई। असली ब्लड सैंपल को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और फिर एचओडी के कहने पर रिपोर्ट ही बदल दी गई। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए के लिए पूरे रिपोर्ट को बदल दिया गया और दूसरे व्यक्ति का ब्लड सैंपल लैब में भेज दिया गया। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये घूसखोर डॉक्टर्स पकड़े कैसे गए। दरअसल इन घूसखोर डॉक्टरों ने गुप्त तरीके से दूसरा ब्लड सैंपल लिया था। पुलिस को खुफिया सूत्रों से सैंपल बदलने की खबर मिली और पता चला कि इन दोनों डॉक्टर्स ने दूसरे सरकारी अस्पताल से सैंपल लिया था, जिसके बाद दोनों सैंपल को अस्पताल में बदल दिया गया। दोनों डॉक्टर्स ने पुलिस पूछताछ में अपने जुर्म को कबूला है। रईस जादे के इस रफ्तार की केस में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में नाबालिग आरोपी को क्या सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट ने मुझे यहीं इजाजत दीजिए।